ओके जी। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में हम ये जानते हैं कि ये इट कैन बी रिलेटेड एज ए टू ए कैविटी रेडिएशन। इसको हम कहते हैं नियरेस्ट अप्रोच टू ब्लैक बॉडी रेडिएशन। कोई भी आइडियल ब्लैक बॉडी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता जिसको हम ये कह सकें कि उसके ऊपर जो भी रोशनी पड़ रही है उसकी तमाम की तमाम फ्रीक्वेंसीज 100% उसमें एब्जॉर्ब हो रही हैं। तो हम प्रैक्टिकली जब हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के एक्सपेरिमेंट्स करने हों तो उसके लिए लेबॉर्ट्री में इस तरह का एक अरेंजमेंट किया जा सकता है जिसे कैविटी रेडिएशन का नाम देते हैं। इसमें हम एक ब्लॉक कंसिडर करते हैं जिसके अंदर हमने ये कैविटी जनरेट की हुई है। इसके होल से जो भी लाइट इसमें एंटर होगी वो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस करेगी, लेकिन इस कैविटी से बाहर नहीं निकल पाएगी। तो इस तरह की रेडिएशन को, यानी ये ट्रैप हो जाएगी इसके अंदर। दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि जो भी रेडिएशन इसमें एंटर हो रही है वो सारी इस रीजन के अंदर अंदर एब्जॉर्ब हो रही है। तो इस तरह की रेडिएशन को, इस तरह के अरेंजमेंट को हम नियरेस्ट अप्रॉक्सीमेशन टू ब्लैक बॉडी का नाम देते हैं। ये चूँकि हमने कैविटी जनरेट की हुई है तो इसलिए इसके नतीजे में जो रेडिएशन यहाँ हमें बाहर मिलती है किसी हाई टेम्परेचर पर, उस रेडिएशन को हम कैविटी रेडिएशन का नाम देते हैं। और सर स्क्रीन नहीं शो हो रही। अब शो हो रही है? जी सर, ठीक। अच्छा, चलें। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का अगर हम स्पेक्ट्रम ड्रॉ करें, स्पेक्ट्रम से मुराद ये है कि अगर हम एक्स एक्सिस के ऊपर वेवलेंथ ले लें और वाई एक्सिस के ऊपर हर वेवलेंथ की एमिट होने वाली इंटेंसिटी ले लें, जैसा कि ये जो ग्राफ आपके सामने इस वक्त नज़र आ रहा है, इसमें एक्स एक्सिस के ऊपर वेवलेंथ है जिसके यूनिट माइक्रोमीटरों में दिए गए हैं, वाई एक्सिस पर इंटेंसिटी है जिसके आर्बिट्रेरी यूनिट्स लिखे हुए हैं। तो ये अगर हम ब्लैक बॉडी से एमिट होने वाली रेडिएशन का ग्राफ बनाएं तो सबसे पहले देखें हमने उसे 3000 केल्विन टेम्परेचर पर रखा है। तो ये ग्राफ, ये जो कर्व जिसके ऊपर मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, ये ग्राफ बनेगा। उसके बाद जब हम इस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर रेज करेंगे, जैसे 4000 केल्विन पर हमने उसको रखा, तो ये ग्राफ की शेप थोड़ी सी तब्दील हो रही है। ये देखें इस तरह की कर्व बन रही है जिसमें ये जो मैक्सिमम वाली जो पॉइंट है, ये वेवलेंथ के लिहाज से अगर आप देखें तो ये शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ को मुंतकिल हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। फिर हम जब ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर इसको लेकर जाते हैं, सपोज 5000 केल्विन पर लेकर जाते हैं, तो ये जो पॉइंट है जिसको लैम्डा मैक्स का नाम देते हैं, जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस भी किया था, यानी वो वेवलेंथ जिसकी सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी एमिट हो रही है, ये पॉइंट थोड़ा सा और शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ को शिफ्ट हो गया। और फिर हम मज़ीद जब टेम्परेचर कम बढ़ा रहे हैं, जैसे 6000 केल्विन के ऊपर हम अगर इसको ले गए हैं, तो फिर जो ब्लैक बॉडी में से जो लाइट एमिट हो रही है उसका जो ग्राफ है उसमें लैम्डा मैक्स मज़ीद शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ को शिफ्ट हुआ है। यानी जैसे जैसे हम ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर राइज कर रहे हैं तो ये जो लैम्डा मैक्स वाला पॉइंट है, यानी जो मैक्सिमम इंटेंसिटी, यानी वो कलर जो मैक्सिमम शिद्दत के साथ इसमें से एमिट होना था, वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ को ट्रांसफ़र हो रहा है। एक पॉइंट तो इसमें ये है, द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, यानी वो वेवलेंथ जिसकी सबसे ज़्यादा एमिशन होनी। जैसे आप ये देखेंगे जब हमने इसको 5000 केल्विन के ऊपर इस ब्लैक बॉडी को रखा, तो जो कलर यहाँ पर सबसे ज़्यादा एमिट हो रहा है वो रेड कलर है। ये देखें, ये रेड के ऊपर लैम्डा मैक्स है, और ये वायलेट से रेड तक ये वो कलर बनाए हुए हैं जो आमतौर पर रेनबो में हमें नज़र आते हैं। यहाँ 5 शो हो रहे हैं, एक्चुअली 7 होते हैं, लेकिन ये 5 को ज़्यादा इसमें शो किया हुआ है। तो जब हम टेम्परेचर 5000 केल्विन से बढ़ाकर उसका 6000 केल्विन कर देते हैं, तो वो कलर जो सबसे ज़्यादा एमिट हो रहा है वो रेड की बजाय येलो हो जाता है, यानी अब येलो एमिट हो रहा है। इस तरह जब हम इसका टेम्परेचर मज़ीद बढ़ा देंगे तो फिर ये अल्टीमेटली वायलेट की तरफ को चला जाएगा और फिर ये अल्ट्रा वायलेट। तो इस तरह टेम्परेचर के बढ़ने से वो कलर जो सबसे ज़्यादा एमिट हो रहा है वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ को शिफ्ट हो रहा है।
उसके अलावा अगर आप देखें तो एरिया अंडर द कर्व जिसको बोलते हैं, यानी अगर आप इस पूरी कर्व को इंटीग्रेट करें तो एरिया अंडर द कर्व आपको मिलता है। तो अगर आप इस पूरे ग्राफ इन स्पेक्ट्रा को देखें तो एरिया अंडर द कर्व बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर राइज हो रहा है एरिया अंडर द कर्व काफ़ी तेज़ी के साथ इंक्रीज हो रहा है। इसी ग्राफ को अगर नैनोमीटर्स की फॉर्म में बनाया जाए, और ये मज़ीद थोड़ी सी वजाहत यहाँ पर की हुई है कि जैसे देखें हमने ऊपर कहा कि 4000 केल्विन पर कौन सा कलर है, फिर 6000 और फिर 7000 पर अगर इसको ले गए हैं तो ये वायलेट, ब्लू और वायलेट के दरमियान का कलर आ गया है। तो यहाँ पर वेवलेंथ को हमने नैनोमीटरों में शो किया हुआ है, और ये कलर्स के लिहाज से जो वेवलेंथ्स बन रही हैं वो भी इस ग्राफ में शो हो रही हैं। और स्पेक्ट्रल रेडियंसी यहाँ पर दी गई है वाट पर मीटर स्क्वायर पर पिकोमीटर। तो ये यानी ऊपर वाले ग्राफ में जस्ट आर्बिट्रेरी यूनिट थे, आर्बिट्रेरी का मतलब है कोई भी यूनिट्स हो सकते हैं, सिर्फ इंटेंसिटी शो की हुई है, और यहाँ पर उनको स्पेशली कन्वर्ट करके वाट पर स्क्वायर मीटर में स्पेक्ट्रल रेडियंसी की फॉर्म में भी इसको शो किया गया है। तो ये ग्राफ जो है इसको आपने, ये मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, इन दोनों ग्राफ्स को आपने केयरफुली अंडरस्टैंड कर लेना है। इसमें मेन पॉइंट्स मैं रिपीट कर देता हूँ। एक तो ये कि जब लो टेम्परेचर पर हैं तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू ज़्यादा है, जब हायर टेम्परेचर पर जा रहे हैं तो ये लैम्डा मैक्स जो है शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ को शिफ्ट हो रहा है। यानी पहले अगर लैम्डा मैक्स 1000 नैनोमीटर पर था, फिर 800 पर आया, फिर 600 पर, फिर 400 पर, इस तरह ये कन्वर्ट यानी शिफ्ट हो रहा है शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ। दूसरी चीज़ जो हमने इसमें देखी वो ये है कि जैसे जैसे टेम्परेचर राइज हो रहा है तो ये एरिया अंडर द कर्व काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। तो ये दो मेन पॉइंट्स यहाँ से हमें डायरेक्ट देखने में नज़र आ रहे हैं। ये एक्चुअल पिक्चर है, अगर एक पीस हम आयरन का ले लें और उसको हीट अप करें तो ये आपने देखा हुआ है कि ये इस तरह के रंग उसके नज़र आते हैं। ये अगला हिस्सा येलो नज़र आ रहा है, फिर रेड है, फिर ये ब्लैकिश सा है। तो ये कलर हैं एक्चुअली इसके, चूँकि दर्जा हरारत मुख्तलिफ होते हैं। जो हिस्सा फर्नेस या भट्टी के अंदर है उसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है तो उसका कलर और है, फिर ये जो बाहर है उसका कलर और है। तो ये टेम्परेचर बेस्ड इनके कलर्स होते हैं। इफ़ वी कंटिन्यू हीटिंग द मेटल इवेंचुअली इट विल ग्लो ऑरेंज, then yellow, then white. By then the metal would have melted and boiled off. तो अगर हम किसी गैशियस मेटल को हीट करते जाएं तो वो ब्लूइश वाइट, पर्पलिश ब्लू और इस तरह के कलर इवेंचुअली फिर इसका अल्ट्रा वायलेट एमिट करना शुरू करेगा और फिर एक्स। तो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन की एक एप्लीकेशन आप देख लें यहाँ पर कि ये जो स्पेक्ट्रम है इसमें दो चीज़ें दिखाई गई हैं। अगर हम सूरज का स्पेक्ट्रम बनाएं, यानी सूरज से एमिट होने वाली रेडिएशन का स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से हम ज़मीन पर बैठकर बनाएं, एक्स एक्सिस पर हम वेवलेंथ रखें और वाई एक्सिस के ऊपर हम इरेडियंस रखें यानी वाट पर मीटर स्क्वायर में, तो आप ये देखें ये वेवलेंथ दी हुई हैं 400 से 700 नैनोमीटर। यहाँ पर जो तकरीबन बनेगा ये वो हिस्सा है जो हम देख सकते हैं, जो विजिबल लाइट है। बाकी 700 से ऊपर वाला सारा हिस्सा और 400 से नीचे वाला हमारे लिए इनविजिबल है, वो हम देख नहीं सकते। तो ये यहाँ मेंशन किया हुआ है, विजिबल हिस्सा इन डॉटेड लाइंस के अंदर अंदर है। विजिबल से ज़्यादा जो वेवलेंथ है उसको अल्ट्रावायलेट कहते हैं, और विजिबल से कम वाली वेवलेंथ को सॉरी विजिबल से लॉन्गर वेवलेंथ को इंफ्रारेड कहते हैं, और विजिबल से शॉर्टर वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट रीजन में आती है। तो ये जो स्पेक्ट्रम है ये बहुत अहम है, क्योंकि ये हमें बता रहा है कि अगर हम सूरज की रेडिएशन का स्पेक्ट्रम ड्रॉ करें और अगर वो हम जो फिज़ा के अंदर मौजूद गैसेस हैं और वाटर वेपर्स हैं जो कि रोशनी को एब्जॉर्ब करते हैं, अगर हम उन एब्जॉर्प्शन के बगैर स्पेक्ट्रम देखें तो ये देखें ये येलो कलर का जो बन रहा है ये वो वाला स्पेक्ट्रम है जो सूरज का है, सूरज से रोशनी आ रही है। और ये जो रेड वाला हिस्सा है ये वो स्पेक्ट्रम, ये वो वेवलेंथ दिखा रहा है जो ज़मीन के एनवायरनमेंट में एब्जॉर्ब होने के बाद हमें मिल रही है। और ये जो तीसरा है, ये जो लाइन लगी हुई है ये थ्योरेटिकल कर्व है जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन की जो हमें मिलती है, यानी 5778 केल्विन अगर एक ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर हो तो उसकी जो कर्व बनती है वो तकरीबन वही बनती है जो सूरज के
से आने वाले स्पेक्ट्रम की बनती है। तो इसी बुनियाद पर हम ये कहते हैं कि सूरज की सतह का जो दर्जा हरारत है वो तकरीबन 5778 यानी तकरीबन हम कह देते हैं 6000 केल्विन के करीब करीब इसका टेम्परेचर है। और ये हमें पता कैसे चला? ये हमने उसका जो स्पेक्ट्रम बनाया उससे आने वाली रोशनी का, तो वो वैसा ही स्पेक्ट्रम बना जैसा 6000 केल्विन पर रखी गई ब्लैक बॉडी का बनता है। तो जो ये बाद में ठीक है। इसका फायदा क्या है कि हम इस स्पेक्ट्रम, इस इंफॉर्मेशन की मदद से हम उन स्टार्स और उन प्लैनेट्स का स्पेक्ट्रम और उनकी एनर्जीज भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो कि जहाँ तक हम पहुँच नहीं सकते। अच्छा, ये स्टूडेंट्स आप लोग सारे जो मुख्तलिफ नामों से हैं ना, कुछ एक बीच में, ये अपने नेम करेक्ट कर लें, वरना मैं ये क्लासरूम में से इनको निकाल कर एब्सेंट मार्क कर दूंगा। सिर्फ अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ और नेम के साथ लॉगिन हो। उसके बगैर लॉगिन जो होंगे ना इसमें जो नेम, वो फिर एक्सेप्टेबल नहीं है। जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं आप लोगों का? Role of radiation in universe is very important because all the energy transfer is through radiation. जितना भी हमारा टेम्परेचर राइज हो रहा है ये रेडिएशन की वजह से हो रहा है, और इन रेडिएशन को हम अपने इस्तेमाल में भी ला रहे हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रोवेव्स को हम ट्रांसमिशन में यूज़ करते हैं, इस तरह रेडियो वेव्स हैं जो ट्रांसमिशन में यूज़ होती हैं। एक्सरेज हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, एक्सरे इमेजिंग, विजिबल लाइट की मदद से हम चीज़ों को देखते हैं। तो ये तो रेडिएशन के थ्रू एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, और बहुत सारे काम हमारे जो फोटोसिंथेसिस का प्लांट्स का प्रोसेस हो रहा है वो रेडिएशन की मौजूदगी में हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी खुराक बन रही है। तो पूरी कायनात में रेडिएशन की एक बैकग्राउंड फील्ड मौजूद है, जिसकी वजह से कायनात के टेम्परेचर मुतय्यन होते हैं और एनर्जी का फ्लो मुतय्यन होता है, जो हमारी ज़िंदगियों के लिए अहम है। जी, कोई और क्वेश्चन अगर किसी का है तो? ओके जी, अब हमारे पास जो बैकग्राउंड नॉलेज आ गया है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है, इनका कैसा स्पेक्ट्रम होता है। अब ये जो आपके क्वेश्चन हैं, दो क्वेश्चन हैं कि यूवी या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कैंसर प्रोड्यूस करती हैं स्किन का। अपर यानी ये कायनात में सूरज के स्पेक्ट्रम में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी ज़मीन की तरफ आ रही होती हैं, लेकिन रास्ते में जो ओजोन लेयर है वो इनको स्टॉप करती है। ओजोन लेयर की वजह से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ज़मीन पर नहीं पहुंच सकती, अगर पहुंच जाएं तो ये हार्मफुल हैं। बहुत सारी रेडिएशन ऐसी हैं जो यूज़फुल हैं, लेकिन इसके साथ साथ इनके नुकसानात भी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स-रेज भी बिला वजह इस्तेमाल करनी ठीक नहीं है, क्योंकि ये सेल्स को डैमेज करती हैं। ये जेनेटिक इफ़ेक्ट्स भी प्रोड्यूस कर सकती हैं और सोमैटिक इफ़ेक्ट्स एक होते हैं, यानी एक है जिस इंसान के ऊपर पड़ी हैं उसके ऊपर इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कैंसर प्रोड्यूस हो सकता है, सेल डेड हो सकते हैं, कोई केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं। गैमा रेज जो है वो न्यूक्लियर रेडिएशन है, हाई एनर्जी, ये आयोनाइजेशन प्रोड्यूस कर सकती हैं। तो इनके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं और पॉजिटिव भी हैं। पूरी दुनिया में इन पे रिसर्च हो रही है कि क्या हम इनको कैसे अपनी इंसान अपनी बेहतरी के लिए कैसे यूज़ कर सकता है, और इनके नेगेटिव इफ़ेक्ट से हम किस तरह ओवरकम कर सकते हैं। तो ये और कोई क्वेश्चन अगर आपका है तो आप पूछ लें, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। जी, तो अब ये मेरा ख्याल है कि ये अगर हम डिस्कस करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, तो ये आपकी समझ में आ गया कि ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब्स ऑल रेडिएशन। इसको हम रिलेट कर सकते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ जो कैविटी ने सॉलिड ब्लॉक हो, वो जो होल होगा वो ग्लो करेगा जब हम उसको हाई टेम्परेचर पर हीट अप करेंगे। इसको टेम्परेचर रेडिएशन भी कहते हैं। वो इसलिए कि जो ग्राफ अभी मैंने आपको दिखाए थे उनकी जो शेप बनती है और उनकी जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू बनती है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही होती है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। उसका नेचर ऑफ ब्लैक बॉडी
कि यानी मटेरियल किससे बनी हुई है, ये इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए इसको टेम्परेचर रेडिएशन भी कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो ये अब इस स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए साइंसदानों ने कोशिश की। ये वाला स्पेक्ट्रम एक हमने बीच में से ले लिया किसी एक टेम्परेचर पर, लैम्डा मैक्स की वैल्यू यहाँ पर है। इसकी ये जो इंटेंसिटी वाला एक्सिस है, यानी ये ग्राफ अगर हम बनाने की कोशिश करें कि इंटेंसिटी किसके बराबर है, तो इस पे मुख्तलिफ साइंसदानों ने काम किया। फर्स्ट वाज वेन्स लॉ। वेन्स ने ये फार्मूला दिया ए एक्सपोनेंशियल माइनस बी ओवर लैम्डा टी। ये शायद आपको अब ज़रा ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा होगा, इसको मैं मज़ीद बड़ा कर देता हूँ जी। ए एक्सपोनेंशियल माइनस बी ओवर लैम्डा टी ओवर लैम्डा रेज़ टू द पावर 5। ये फार्मूला वेन ने थ्योरेटिकल एक फार्मूला दिया। अगर आप ये फार्मूला माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पुट करें और उसमें एक्स एक्सिस में वेवलेंथ की वैल्यूज रखें और वाई एक्सिस में ये पूरे फार्मूले से जो रिजल्ट आना है वो रखें और उसका ग्राफ प्लॉट करें, तो वो आप चेक कर सकते हैं कि क्या वो ब्लैक बॉडी के जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू ग्राफ लिया गया है वो और ये जो थ्योरी के थ्रू ये फार्मूला दिया गया है, क्या ये मैच करते हैं कि नहीं। तो वेन ने जब ये फार्मूला दिया तो इसका ग्राफ बनाया गया, तो वो ऐसे लोअर वेवलेंथ पर तो मैच हुआ, लेकिन हायर वेवलेंथ पर वो इससे डेविएट कर गया। तो यानी ये जो वेन्स लॉ का ये वेन्स का जो ग्राफ था वो इस तरह यहाँ से जाके ये यानी ये यहाँ से डेविएट हो गया था ऐसे। यानी इस पोर्शन में ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन के अंदर यानी लॉन्गर वेवलेंथ पर आप कह लेंगे ये डेविएट हो गया था फ्रॉम द एक्चुअल कर्व। तो सो इट डिड नॉट गिव ए गुड रिजल्ट। दूसरी बात इसमें ये भी थी कि वेन ने जब ये फार्मूला दिया तो उसने इसका कोई थ्योरेटिकल बैकग्राउंड नहीं बताया कि ये क्यों कि उसने किस बेस के ऊपर ये फार्मूला जो है ये डिराइव किया है, यानी फिजिकल बेसिस ऑफ दिस डेरिवेशन वाज नॉट क्लियर। सो दैट्स व्हाई इस फार्मूले को फिर एक तो डेविएट भी कर रहा था, दूसरा फिजिकल बेसिस भी नहीं थी, तो ये फिर इसके लिए सेटिस्फैक्ट्री नहीं हुआ। इसमें कोई मॉडल भी नहीं उसने बयान किया था कि किसकी बेस पर वो कह रहा है और रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन का एमिशन का प्रोसेस क्या है। सो दीज थिंग्स वर नॉट क्लियर। लेकिन एक आप ये कह सकते हैं कि एक उसने थ्योरी प्रेजेंट की। इसके अलावा उसने दो फार्मूले दिए थे। एक ये था कि लैम्डा मैक्सिमम को, इस लैम्डा मैक्सिमम को जब भी टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी लैम्डा मैक्स इंटू टी जब हम लेते हैं, तो उसका जो हासिल है प्रोडक्ट है दैट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, और उसे हम वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का नाम भी देते हैं। यानी लैम्डा मैक्सिमम और टेम्परेचर, इनका जो प्रोडक्ट है दैट रिमेन्स कांस्टेंट एंड दिस इज कॉल्ड ए वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो वो फार्मूला उसने सही फाइंड आउट किया, लेकिन ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए जो लॉ उसने फाइंड आउट करने की कोशिश की, दिस लॉ वाज नॉट करेक्ट। तो इसके बाद इस पे नेक्स्ट जो एफर्ट की वो दो साइंटिस्ट रेले और जीन, उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने की कोशिश की और उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स और थर्मोडायनामिक्स, इन दोनों के लॉज को उन्होंने यूज़ किया और उन्होंने ये कहा कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो एमिट हो रही है ये इसलिए हो रही है कि कोई चीज़ पार्टिकल्स हैं ब्लैक बॉडी में जो ऑसिलेट कर सकते हैं, यानी मीन पोजीशन के गिर्द इधर उधर मूव कर सकते हैं। यानी सॉलिड जो मटेरियल है वो ऐसे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है जो मीन पोजीशन के गिर्द मोशन कर सकते हैं टू एंड फ्रो, इधर उधर। ऑसिलेटिंग चार्जेस का नाम उन्होंने दिया कि ऑसिलेटिंग चार्जेस जो हैं वो एमिट और एब्जॉर्ब करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को। तो ये साथ उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि थर्मल, क्योंकि जब हम कहते हैं कि ब्लैक बॉडी किसी एक टेम्परेचर पर पड़ी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि वो अपने एनवायरनमेंट यानी अपनी फ़िज़ा के साथ इक्विलिब्रियम की हालत में है,
उसका जो टेम्परेचर है वो ब्लैक बॉडी का थर्मल इक्विलिब्रियम की वजह से अपने माहौल वाला दर्जा हरारत ही है। तो माहौल में जो भी रेडिएशन आ रही है उसका दर्जा हरारत और ब्लैक बॉडी का दर्जा हरारत सेम है। इसका मतलब है वो जो रेडिएशन है वो ब्लैक बॉडी के चार्जेस को ऑसिलेट करवा रही है और उसमें से भी वही रेडिएशंस एमिट हो रही हैं थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो एक्चुअली रिले और जीन ने यह तस्वर किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब किसी सॉलिड पर पड़ती है तो सॉलिड मटेरियल के पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं, क्योंकि वो चार्जेस हैं। तो जब चार्जेस ऑसिलेट करते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दोबारा एमिट करते हैं। उनकी एमिट की हुई रेडिएशन और यहाँ से फॉल हुई रेडिएशन दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाती हैं। और इस रेडिएशन के फिर उन्होंने कैलकुलेट किए कि कितनी ऑसिलेशंस हो रही हैं जो पर यूनिट वॉल्यूम है। तो उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि किसी एक दर्जा हरारत के ऊपर जब हम इसको रखते हैं तो टोटल किसी एक फ्रीक्वेंसी की 8 पाई न्यू स्क्वायर ओवर सी क्यूब इसके बराबर नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट वॉल्यूम हो रही हैं। ये डेरिवेट कैसे, इसको डिराइव कैसे किया वो हम अभी यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे। मुख्तसरन ये आप कह सकते हैं कि उन्होंने तमाम मोड्स ऑफ ऑसिलेशन, यानी जितने तरीक़ों से पार्टिकल ऑसिलेट कर सकते हैं उनकी तमाम मोड्स को इंक्लूड करते हुए मोड्स ऑफ ऑसिलेशन कैलकुलेट किए और ये फाइंड आउट किया कि अगर एक कैविटी हो तो उसमें कितने मोड्स ऑफ ऑसिलेशन किसी एक फ्रीक्वेंसी रेंज में हो सकते हैं। वो फार्मूला 8 पाई न्यू स्क्वायर ओवर सी क्यूब, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो ये उन्होंने नंबर ऑफ मोड्स मालूम कर लिए जिसको जीन्स नंबर का नाम भी दिया जाता है। यानी इकाई वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में कितनी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पॉसिबल है। और फिर उन्होंने साथ ही क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स की रूह से ये मालूम किया कि एक ऑसिलेटर की जो एनर्जी है वो के टी के बराबर होती है, जबकि के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इन कैविटी एट टेम्परेचर टी, जब हम 8 पाई न्यू स्क्वायर यानी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट वॉल्यूम को एक ऑसिलेटर की एनर्जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मिल जाएगी। वो ये फार्मूला उन्होंने फाइंड आउट कर लिया, 8 पाई न्यू स्क्वायर ओवर सी क्यूब इंटू के टी। ये फार्मूला फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में है। अगर आप इसको वेवलेंथ में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो आप इसको एन लैम्डा डी लैम्डा को एन न्यू डी न्यू के बराबर रखते हैं और फिर डिफ्रेंशिएट करके, ये आपका होमवर्क है, ये आपने करके तो मुझे यू लैम्डा डी लैम्डा कैलकुलेट करके सीख के ये मुझे बताना है कि आप सबने कर लिया है। यू लैम्डा डी लैम्डा इसके बराबर है। ये रिले जीन्स फार्मूला है ब्लैक बॉडी रेडिएशन की एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करने का। तो ये यहाँ तक आपने रीड करके इसको डिराइव करना सीखना है, फिर हम इसको इंटेंसिटी में कन्वर्ट करेंगे। तो अभी ये मीटिंग का टाइम ख़त्म होने लगा है तो फिर नेक्स्ट स्टॉप अपना स्टार्ट करते हैं दोबारा सेशन में।